खोज खबर स्पेशल में आज जम्मू कश्मीर के नए सफर की तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही लौह पुरुष सरदार पटेल के उस सपने से रूबरू कराएंगे जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। आज पूरा देश एकता के महानायक सरदार पटेल की जयंती मना रहा है और आज ही जम्मू कश्मीर का पुनर्जन्म हुआ है। साथ ही लद्दाख भी केंद्र शासित राज्य के तौर पर उभरा है। इस कदम से एक देश एक संविधान का सपना सच हुआ है और यही महानायक सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने आजादी के बाद 560 से ज्यादा रियासतों के भारत में विलय कराने में अटल भूमिका निभाई थी। गर फिरदौस पर रूए ज़मीन است हमी अस्तो। आज सरदार साहब के इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़ा हूं तो सर झुकाकर पूरी नम्रता के साथ सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं कि सरदार साहब, आपका जो सपना अधूरा था, अब वो दीवार गिरा दी गई है। जिस हिंदुस्तान को दुनिया सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में जानती है, पहचानती है, उसके शिल्पकार थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, जिनकी सूझबूझ और फौलादी इरादों से एक बुलंद भारत की तस्वीर उभरी। हिंदुस्तान के लौह पुरुष की 144वीं जयंती पर यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि जन्नत में आज नई सुबह का आगाज हुआ। अलगाववाद और आतंक से मुक्त कश्मीर का कदम ताल हुआ और 370 की बेड़ियों से जम्मू कश्मीर आजाद हुआ। मैं आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला आज इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़े रह करके, जहां पर भी सरदार साहब की आत्मा होगी, भारत की संसद ने भारी बहुमत से एकता के साथ 5 अगस्त को जो महान निर्णय किया है, उस महान निर्णय को मैं सरदार साहब को समर्पित करता हूं। हिंदुस्तान के महानायक को यही सच्चा नमन है कि मिशन कश्मीर पर उनका अधूरा सपना 7 दशक बाद अब पूरा हुआ। जो सपना सरदार ने देखा था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। लौह पुरुष ने जो चाहा, उसे विकास पुरुष मोदी ने सच कर दिखाया। सरदार पटेल का संकल्प पूरा हुआ, जिसकी कहानी जुड़ी है कश्मीर से, जिसका नाता है कश्मीरियत से। गर फिरदौस पर रूए ज़मीन است हमी अस्तो। सरदार पटेल की वो सौगंध पूरी हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और भारतीय ही देश की पहचान है। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। पुकार मुल्क को उठाना हो, मिलजुल कर काम करना है। आइए पलटते हैं अतीत के वो अध्याय जिसमें दर्ज है कश्मीर से न्यू कश्मीर बनने की कहानी। साथ ही रूबरू कराने जा रहे हैं देश के कर्णधार पंडित नेहरू और सरदार पटेल की कश्मीर नीति के क्या है मायने। पिछले 7 दशक में कश्मीर घाटी ने क्या कुछ नहीं देखा। पाकिस्तान के फरेबी चालों को सहा, आतंकी काली रातों का सामना किया, पाकिस्तान परस्त ताकतों के हथकंडे सहे, पर अब नहीं। आज हर कश्मीरी अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए निकल चुका है। 370 हटने के बाद अब कश्मीर घाटी में बदलाव की बयार बहने लगी है। तिरंगे की छांव तले पूरा जम्मू कश्मीर होगा और आतंकिस्तान को यही सबसे सख्त जवाब है, जो 370 हटने के बाद से खोखली धमकी दे रहा था। आप भी देखिए ग्राउंड जीरो से नए जम्मू कश्मीर की नई सूरत। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे।
एक देश, एक विधान और एक निशान की सौगंध अगस्त में ही पूरी हो गई, पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की नई सुबह का आगाज आज हुआ। इससे बेहतर लम्हा और क्या हो सकता है, जब समूचा देश राष्ट्र एकता के कर्णधार सरदार पटेल की 144वीं जयंती मना रहा था और इसी खास दिन कश्मीरियों को बड़ी सौगात मिली। पूरे देश ने लौह पुरुष के सपने को साकार होते हुए देखा। पूरा देश जम्मू कश्मीर के पुनर्जन्म का साक्षी बना। देश के मानचित्र पर 2 नए केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सूरज उगा। ये बदलाव न सिर्फ कश्मीर घाटी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। अब रेडियो कश्मीर की जगह घाटी में आकाशवाणी की धुन सुनाई देगी। देश के कानून और संविधान के सूत्र से जुड़ेंगे कश्मीरी। हर भारतवासी के लिए खुल गए कश्मीर घाटी के दरवाजे। जम्मू कश्मीर में कम से कम 106 केंद्रीय कानून लागू होंगे। जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज का दिन एक बदलाव का दिन है, जब हम लोग इस पूरे राज्य को एक केंद्र शासित प्रदेश में बदलते हुए देखते हैं। इतने दिनों में जम्मू कश्मीर में इतिहास ने कई उलटफेर देखे, लेकिन आज का उलटफेर एक अलग उलटफेर है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब यहाँ से धारा 370 और 25A को हटाया गया था, उसके बाद से आज के दिन यानी जब 2019 में 31 अक्टूबर, जिसको नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस कहा जाता है, और ये भी एक अजब संयोग है कि 1947 में अक्टूबर के महीने में ही 26 तारीख को जो एनेक्सेशन जो समझौता तय हुआ था, जिसके बाद कश्मीर भारत के साथ विलय हुआ था, उस दिन उस वक्त भी वो अक्टूबर का महीना था, और यहाँ इस बार भी अक्टूबर के महीने में ही ये तय हुआ, जब आज गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली। यानी देश के इतिहास में एकदम एक नया मोड़ है, जब किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया हो और 2 हिस्सों में बांटा गया हो। इन दोनों हिस्सों में अलग अलग उपराज्यपाल ने शपथ ली है, और उसके बाद काफी कुछ इसमें बदलाव आएगा। हिंदुस्तान की जन्नत कश्मीर अब अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए निकल पड़ा है। 370 और 35A की बेड़ियों से आजाद होकर अब वो तरक्की की राह पर बढ़ चुका है। अब न तो पाकिस्तान परस्त ताकतें उसे रोक पाएंगी और न ही आतंकियों की बंदूकें उसे डरा पाएंगी। ये अमन का कश्मीर है। ये लौह पुरुष सरदार पटेल के सपनों का कश्मीर है। देखिए, मैं तो ये मानूंगा कि 370 हटने के बाद केवल सरदार पटेल का ही नहीं, बल्कि जो कश्मीर का आम आवाम है, उसका जो सपना है विकास का और डेवलपमेंट का, वो पूरा होगा। आज आप देखिए, ये जो पुराने नेता थे 4-5 परिवार, इन्होंने कश्मीर को लूट के खाया। कोई कश्मीरी नेता कभी भी भ्रष्टाचार की ये बात नहीं करते, आज भी हल्ला मचा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन अब नई युवा पीढ़ी वहां पे आ रही है, नया नेतृत्व सामने आ रहा है, युवा वहां का पढ़ना चाहता है, युवा वहां का विकास चाहता है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली तो बंटवारे का दर्द था और करीब 565 रियासतों का अलगाववाद, और इसी में थी जम्मू कश्मीर की रियासत, जिनके विलय की कमान संभाली थी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सियासत की कसौटी पर अक्सर ये मुद्दा गूंजता है कि अगर सरदार पटेल कश्मीर पर कमान संभालते तो तस्वीर कुछ और होती। कभी सरदार पटेल ने कहा था कि अगर कश्मीर का मसला उनके पास रहा होता तो उसे सुलझने में इतनी देर नहीं होती। इस पर इतिहासकार और प्रोफेसर कपिल कुमार कहते हैं कि कश्मीर पर नेहरू के फोकस करने की पहली वजह थी शेख अब्दुल्ला के साथ उनकी अच्छी दोस्ती, और दूसरी वजह थी महाराजा हरि सिंह को जिन्ना के एजेंडे से दूर रखना। नेहरू कश्मीर को अपने हाथ में रखे हुए थे, जबकि और सारी रियासतों का काम पटेल के जिम्मे था, और उसकी कुछ वजह थी। नेहरू और शेख अब्दुल्ला की काफी दोस्ती थी। 1946 में शेख अब्दुल्ला को स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। हरि सिंह से नेहरू की बनती नहीं थी, क्योंकि हरि सिंह ने नेहरू को एक बार आने नहीं दिया था कश्मीर के अंदर, तो उस वजह से ये अपने हाथ में रखे हुए थे।
दरअसल जिन रियासतों के विलय की कमान लौह पुरुष ने संभाली थी वो सब आजादी के वक्त भारत में शामिल हो गए थे, लेकिन पेच फंसा था जम्मू कश्मीर को लेकर। एक और महाराजा हरि सिंह का अलगावा था तो दूसरी तरफ फरेबी पाकिस्तान। ऐसे में सियासत की कसौटी पर हर वक्त ये बात गूंजती रही कि अगर लौह पुरुष को जम्मू कश्मीर विलय की जिम्मेदारी मिली होती तो शायद इतना लंबा वक्त नहीं लगता और नौबत यहां तक न पहुंचती। पीएम मोदी कई मंचों से ये बात कह चुके हैं, तो आइए आपको सरदार पटेल के कुछ ऐतिहासिक भाषणों का जिक्र दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कश्मीर को लेकर अपनी राय दी थी। इन्हीं बयानों में सबसे ऐतिहासिक वो भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 इंच भी कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती, चित्र अलग होते। हमारी सोच है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीतिक शख्सियत का यही जादू था। पीएम मोदी भी मानते हैं कि अगर कश्मीर के मसले को पटेल ने अपने तरीके से निपटाया होता तो आज कश्मीर में आतंक की परछाई भी नहीं दिखती। जरा सुनिए कश्मीर पर क्या था सरदार पटेल का फौलादी इरादा। लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक सुना आपने। हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब रियासतों को मिलाने का जिम्मा पटेल को मिला तब उन्होंने देश विरोधी ताकतों की ईंट से ईंट बजा दी। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतों को हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया था। कश्मीर पर पटेल का सीधा दखल नहीं था, लेकिन पटेल के इरादे कश्मीर को लेकर एकदम साफ थे। हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए और वहाँ हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए तो फिर आखिर लोकमत का रहा, फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे और क्या करेंगे, दूसरी तरह से नहीं हो सकता है। नहीं, दावा किया जा रहा है कि पटेल ने कश्मीर पर यह भाषण 3 जनवरी 1948 को कोलकाता मैदान में दिया था, लेकिन पटेल का यह भाषण उनके एक्शन में बदल नहीं सका। पटेल का सपना अभी भी अधूरा है क्योंकि जिस कश्मीर का 1 इंच भी पटेल छोड़ने को तैयार नहीं थे उस कश्मीर की लड़ाई अभी बाकी है। तब तक जब तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा नहीं बन जाता। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले। सरदार पटेल की दूरदर्शी सोच की मिसाल उनके बयानों और रिकॉर्ड्स में मिलती है। दरअसल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी को लेकर नए नए हथकंडे आजमाने लगा था। इस पर सरदार पटेल का ऐसा विजन था जो अगर साकार होता तो जम्मू कश्मीर में बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव आ जाता। 1950 को माउंटबेटन को लिखे एक पत्र में सरदार पटेल ने जिक्र किया था कि मैं 6 महीने में कश्मीर समस्या हल कर सकता हूं, मैं सिखों को घाटी में रहने के लिए भेजूंगा। इसका जिक्र राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में किया है। इसी तरह जब आजादी के बाद पाकिस्तान ने धोखे से कश्मीर पर हमला किया था तब भी सरदार पटेल जिन्ना को सबक सिखाने के पक्ष में थे। कई तथ्य मिलते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि वो सीज फायर के ऐलान से सहमत नहीं थे। अगर सीज फायर न हुआ होता तो आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का कोई वजूद नहीं होता। ऐसे सब मजहब वाले लोग मोहब्बत से एक दूसरे के साथ बिखर रहे, कोई झगड़ा के साथ न करे। हमारा मुल्क को हमें मजबूत बनाना, ताकतवान बनाना है, उसमें आप लोग सब साथ दे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अहिंसावादी सिद्धांतों के लिए जितने बड़े आदर्श थे उतना ही उनके अंदर राष्ट्रीय एकता के लिए फौलादी जज्बा भी था। वो अहिंसा को नमन करते थे, मगर अखंड भारत के संकल्प पर काला साया पड़ा तो शक्ति दिखाने से भी परहेज नहीं करते थे। इतिहास में दर्जनों गवाहियां हैं जिसमें दर्ज है कि आखिरी सांस तक सरदार पटेल के दिल में एक कसक थी। काश सीज फायर का ऐलान न हुआ होता, जन्नत के एक हिस्से पर जिन्ना के पाकिस्तान का अवैध कब्जा न होता, या यूं कहे तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वजूद में ही न आता। जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय को लेकर बात चली थी। बंटवारे से जख्मी हिंदुस्तान उबर ही नहीं रहा था कि 2 महीने के अंदर ही पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया।
पाकिस्तान नापाक इरादों के साथ आजादी के 2 महीने बाद ही जम्मू कश्मीर पर हमला कर बैठा। हमला करने वाले वर्दीधारी पाकिस्तानी सैनिक नहीं थे बल्कि कबायली थे और कबायलियों के साथ थे उन्हीं के वेश में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी। उनके शरीर पर सेना की वर्दी भले ही नहीं थी लेकिन हाथों में बंदूक, मशीन गने और मोर्टार थे। 24 अक्टूबर को महाराजा ने भारत सरकार से मदद की अपील की, जिसके बाद दिल्ली में डिफेंस कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में तय किया गया कि रियासत डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वीपी मेनन को श्रीनगर भेजा जाए। मेनन श्रीनगर पहुंचे और वहां पर उन्होंने महाराजा और उनके दीवान मेहर चंद महाजन से मुलाकात की। मेनन ने महाराजा को सलाह दी कि वो जल्द से जल्द जम्मू चले जाएं। हालात श्रीनगर में खराब होते चले गए और कबालियों ने वहां पर कब्जा कर लिया। मेनन और महाजन दोनों दिल्ली लौट आए और उन्होंने हालात की जानकारी भारत की सरकार को दी, लेकिन सरकार का रुख साफ था कि जब तक कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बनता तब तक भारतीय फौज दखल नहीं देगी। ये संदेश मेनन और महाजन ने महाराजा हरि सिंह तक पहुंचा दी। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में कबायलियों का सामना करने के लिए विमान और सड़क से पहुंच गई। बारामूला में कर्नल रंजीत राय के नेतृत्व में सिख बटालियन काफी बहादुरी से लड़ी। साल 1947 में नवंबर का महीना आते आते भारतीय सेना ने कबायलियों को घाटी से लगभग खदेड़ दिया। मीरपुर, कोटली और पुंछ तक ही वे सीमित रह गए। 30 दिसंबर 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को ले गए। विचार विमर्श शुरू हुआ। इधर 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित किया और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। हमारी सेनाएं और आगे बढ़ रही थी कि सीज फायर का ऐलान हो गया और जम्मू कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सीज फायर के ऐलान को लेकर सरदार पटेल और नेहरू में मतभेद उभरे थे। कई इतिहासकार ये दावा करते हैं कि पटेल की कई चिट्ठियों से साफ हो सकता है कि वो भारतीय सैनिकों को बारामूला में रोके जाने से सहमत नहीं थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब गांधी के बाद भारत में पटेल के खत का जिक्र किया है, जो 29 जून 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सरदार पटेल ने लिखी थी। सरदार पटेल ने लिखा था, कश्मीर का हल भी हो गया होता लेकिन हमारे सैनिकों को बारामूला से डोमेल नहीं जाने दिया गया। उस वक्त के मिलिट्री दस्तावेजों के आधार पर प्रोफेसर कपिल कुमार ये दावा करते हैं कि हमारे सैनिक उस वक्त पाकिस्तानियों को कश्मीर से बाहर करने में सक्षम थे। अगर उन्हें थोड़ा वक्त मिलता तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। लियोन कार्टर की किताब से बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और उसके निकल करके अंग्रेजों के, कि पटेल ने ये कैबिनेट मीटिंग में कहा कबायली हमला होते ही कि तुरंत हमें अपनी हवाई सेना का इस्तेमाल करके और इनके ठिकानों पे बम डाल के इन्हें खत्म करना चाहिए। उनकी ये बात कैबिनेट में नहीं मानी गई। उसके बाद हम जीत रहे हैं, उनको बाहर फेंक रहे हैं, तो करियप्पा ये कहते हैं उस समय, ये जितने भी आर्मी के हमारे लोग हैं, कि जब तक हम इन कबायलियों को और पाकिस्तानियों को कश्मीर से बाहर नहीं निकाल देते तब तक आप युद्ध विराम मत करिए। सीज फायर के वक्त उस दौरान लिखी सरदार पटेल की एक और चिट्ठी से पता चलता है कि कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे से वो आहत थे। 16 मार्च 1950 को माउंटबेटन को सरदार पटेल की भेजी गई चिट्ठी में जिक्र है, कश्मीर में जो घटनाएं हो रही हैं वो उस विचार को दर्शाती हैं जो आपने दिसंबर 1947 में हमारे सामने रखा था, लेकिन हमने उन विचारों को स्वीकार नहीं किया, जिसका कारण आप जानते हैं। इस वक्त एक सीज फायर होना चाहिए और वही प्रिंसिपल रखा गया कि जनमत लिया जाएगा, कि लोग क्या चाहते हैं वहां पे, मतलब रेफरेंडम किया जाएगा। परंतु उसके कुछ कंडीशंस थे कि वो तभी किया जाएगा अगर फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी अपने पूरे आर्म फोर्सेस वापस ले जाएं, मतलब एक फ्री और फेयर रेफरेंडम हो। ये कंडीशन कभी पूरे ही नहीं हुए।